सोचिए, एक ऐसी टेक कंपनी जिसके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो, जिसका कोई प्रोडक्ट कभी खरीदा ना हो, और वो एक ही दिन में अपनी वैल्यू इतनी बढ़ा ले जितनी भारत की कई बड़ी कंपनियां मिलकर भी नहीं कमा पाती। ये कहानी है ओरेकल की, एक ऐसे छिपे हुए साम्राज्य की जिसने अभी अभी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। $244 बिलियन। जी हाँ, ये कोई गलती नहीं है, कोई टाइपो नहीं। इतनी बड़ी रकम ओरेकल ने सिर्फ एक दिन में अपनी मार्केट वैल्यू में जोड़ दी। आपको पता है, ये स्टॉक मार्केट के इतिहास की सबसे बड़ी छलांगों में से एक है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना तक नहीं है, उसने ये कमाल किया कैसे? देखिए, जब हम टेस्ला, अमेज़न या गूगल का नाम लेते हैं तो दिमाग में तुरंत आ जाता है कि वो क्या करते हैं, है ना? लेकिन ओरेकल ये क्या करती है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो हुआ ये कि 10 सितंबर 2025 को ओरेकल का स्टॉक प्राइस जैसे फट गया, बिल्कुल एक्सप्लोड हो गया। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर शेयर $241 से उछलकर सीधा $328 पर जा पहुंचा। और मजे की बात यह है कि इस एक दिन की तेजी ने इसके फाउंडर लैरी एलिसन को कुछ घंटों के लिए ही सही दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दिया। उन्होंने इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया था। अब इसकी वजह यह है कि ओरेकल उन कंपनियों जैसा है ही नहीं जिनसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में मिलते हैं। टेस्ला कार बनाती है, अमेज़न सामान पहुंचाता है, गूगल हमारे सवालों का जवाब देता है। लेकिन ओरेकल, वो तो पर्दे के पीछे का खिलाड़ी है। इसे कहते हैं इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर डोमिनेंस, मतलब एक ऐसा अदृश्य ढांचा जिस पर हमारी पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया टिकी हुई है। तो ओरेकल बनाता क्या है? इनके प्रोडक्ट्स हैं एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर आसान भाषा में समझें तो ये ऐसे टूल्स बनाते हैं जो बैंकों, एयरलाइंस, सरकारों और बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना, मतलब जो उनका अथाह डेटा होता है ना, उसे संभालने में मदद करते हैं। अगली बार जब कोई फ्लाइट बुक हो या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो तो ये मानकर चलिए कि इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि पर्दे के पीछे ओरेकल का ही कोई सिस्टम काम कर रहा है। अच्छा, ओरेकल की इस जबरदस्त कामयाबी को समझने के लिए हमें इसके फाउंडर लैरी एलिसन के लगाए गए 4 बड़े दावों को समझना पड़ेगा। इन्हीं 4 दावों ने इस पूरे एम्पायर की नींव रखी। तो हम पहले 3 से शुरू करते हैं, जो हमें चौथे और सबसे अहम दाव तक ले जाएंगे। लैरी एलिसन की फिलॉसफी बड़ी सीधी सादी थी। अगर अमीर बनना है तो वो मत करो जो सब कर रहे हैं। बस इसी सोच के साथ उन्होंने 70, 80 और 90 के दशक में 3 बड़े दाव खेले। और फिर आया 2010 का दशक और उनका चौथा दाव, जो आज की इस जबरदस्त तेजी की असली वजह है। तो कहानी शुरू होती है 1970 के दशक से। ये था उनका पहला दाव। उस जमाने में कंपनियों का डेटा डिजिटल तो हो रहा था, पर वो पूरी तरह से बिखरा हुआ था, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। तभी लैरी के हाथ लगा IBM का एक रिसर्च पेपर। उसमें जिक्र था रिलेशनल डेटाबेस का, मतलब डेटा को आपस में जुड़ी हुई टेबल्स में रखने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी तरीका। कमाल की बात यह है कि IBM ने इस आइडिया पर कभी सीरियसली काम ही नहीं किया, और लैरी ने उनकी इसी भूल में एक बहुत बड़ा मौका देख लिया। और इस आइडिया को हिट बनाने के लिए लैरी ने 3 गजब की तरकीबें अपनाई। पहली, फेक इट टिल यू मेक इट। उन्होंने अपना पहला प्रोडक्ट वर्जन 2 के नाम से लॉन्च किया। क्यों? ताकि क्लाइंट्स को लगे कि अरे ये तो भरोसेमंद है, पहले से चला आ रहा प्रोडक्ट है। दूसरी, उन्होंने अपने डेटाबेस को हर कंप्यूटर ब्रांड के साथ कंपैटिबल बना दिया। और तीसरी, गो बिग और गो होम। उन्होंने सीधे बड़े सरकारी और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को पकड़ा, ऐसे क्लाइंट्स जो एक बार कोई सिस्टम अपना लें तो फिर दशकों तक उसे छोड़ते नहीं। चलिए अब आते हैं दूसरे दाव पर। 80 का दशक आ चुका था। तब तक हर कंपनी में सीन ये था कि अलग अलग डिपार्टमेंट अपना अपना डेटा अपने अपने सर्वर पर रखते थे। इससे क्या हुआ? जानकारी के अलग अलग टापू बन गए। लैरी इन्हें कहते थे आइलैंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब एक डिपार्टमेंट का डेटा दूसरे से बात ही नहीं कर सकता था। और ये बड़ी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। तो इस प्रॉब्लम का लैरी ने क्या सोल्यूशन निकाला? वो लेकर आए वन कंपनी वन डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। मतलब एक ही सेंट्रलाइज्ड पावरफुल डेटाबेस जो पूरी कंपनी को चलाएगा। और जानते हैं, उन्होंने इसे सबसे पहले अपनी ही कंपनी में लागू किया, और नतीजे हैरान करने वाले थे। ओरेकल ने हर साल $1 बिलियन बचाए। ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा हिट हुआ कि देखते ही देखते लगभग सारी बड़ी कंपनियां ओरेकल पर शिफ्ट हो गईं। उस वक्त इंडस्ट्री में एक कहावत, यह यूं कहें कि एक मजाक चल पड़ा था। ओरेकल को चुनने की वजह से आज तक किसी की नौकरी नहीं गई। सोचिए, ये लाइन अपने आप में बताती है कि ओरेकल कितना भरोसेमंद और इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया था। फिर आया 90 का दशक, इंटरनेट का दौर।
अब ओपन सोर्स डेटाबेस और नई नई इंटरनेट कंपनियां आ रही थीं और ओरेकल को पहली बार खतरा महसूस हुआ। इस चैलेंज से निपटने के लिए लैरी ने अपना तीसरा दांव खेला। फिलॉसफी वही पुरानी, अगर उन्हें हरा नहीं सकते तो उन्हें खरीद लो। और ओरेकल ने ठीक यही किया, अपने नए नए कॉम्पिटिटर्स को एक एक करके खरीदना शुरू कर दिया। और अब हम आते हैं उस चौथे और आखिरी दांव पर, वो दांव जिसने 2025 में ओरेकल के स्टॉक में सचमुच आग लगा दी। ये दांव था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। देखिए, जब 2010 के आसपास क्लाउड कंप्यूटिंग का जमाना शुरू हुआ तो लैरी ने पहले तो इसे बकवास कहकर टाल दिया, और नतीजा, ओरेकल इस रेस में बहुत बहुत पीछे रह गया। हालत ये थी कि 2024 तक क्लाउड मार्केट पर Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का कब्जा था, और ओरेकल का मार्केट शेयर सिर्फ 2%। लेकिन कहानी में यहीं पे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जहां बाकी सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स वर्चुअलाइजेशन यूज कर रहे थे, मतलब एक ही कंप्यूटर की ताकत को कई यूजर्स में बांट देना, इसे ऐसे समझिए जैसे एक बिल्डिंग में अलग अलग अपार्टमेंट किराए पर लेना। वहीं ओरेकल ने एक अलग ही रास्ता चुना, बेयर मेटल का। इसका मतलब है कि हर क्लाइंट को एक पूरा का पूरा डेडिकेटेड कंप्यूटर मिलता है, जैसे आप पूरी बिल्डिंग के ही मालिक हों। हाँ, ये नॉर्मल कामों के लिए तो महंगा था, लेकिन एआई मॉडल ट्रेनिंग जैसे भारी भरकम कामों के लिए यही सबसे जरूरी चीज थी। और फिर आया एआई का धमाका। एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए चाहिए थी जबरदस्त नॉन-स्टॉप कंप्यूटिंग पावर, जो कि शेयर्ड रिसोर्सेज पर मिलना नामुमकिन था। और बस अचानक से ओरेकल का वो बेयर मेटल वाला अप्रोच गेम चेंजर बन गया। ओपन एआई, गूगल, इलॉन मस्क की XAI और एनवीडिया जैसी एआई की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां अपने सबसे जरूरी एआई कामों के लिए ओरेकल का इंफ्रास्ट्रक्चर चुन रही हैं। और बात सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं थी, कीमत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। क्योंकि ओरेकल का अपने पूरे इकोसिस्टम पर कंट्रोल है, तो उनकी कॉस्ट काफी कम है। नतीजा, एआई के लिए जो वर्चुअल मशीन चाहिए वो AWS के मुकाबले 61% तक सस्ती हैं, और ब्लॉक स्टोरेज वो तो 99% तक सस्ता है। अब आप ही बताइए, ये एआई कंपनियों के लिए एक जबरदस्त डील हुई कि नहीं? तो इन सारे दावों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर सामने आती है? तस्वीर ये है कि ओरेकल ही इंटरनेट की वो छिपी हुई नींव है। हाँ, ओरेकल शायद वो ऐप्स नहीं बनाता जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, वो स्मार्टफोन नहीं बनाते, सोशल नेटवर्क नहीं बनाते, लेकिन वो उस डेटा को पावर देते हैं जिस पर ये सब कुछ चलता है। ये वो इनविजिबल लेयर है जिसके बिना हमारी आज की डिजिटल दुनिया एक कदम भी नहीं चल सकती। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे एआई हमारी दुनिया को नए सिरे से लिख रहा है, असली ताकत किसके हाथ में है? उन जाने पहचाने नामों के पास, या फिर उन गुमनाम दिग्गजों के पास जिन्हें हम जानते तक नहीं?